हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं उस इनकम के बारे में जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती। प्रीवियस क्लासेस में हमने समझा एग्रीकल्चर इनकम के बारे में और साथ ही डिस्कस की कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम। आज की क्लास में हम करेंगे जो बैलेंस पार्ट है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम का और साथ ही डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA को। चलिए शुरू करते हैं। पेंशन रिसीव बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी पेंशन रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है? वो रेसिपिएंट जिसे मिला था गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स बेसिकली बेटा शौर्य के जो अवार्ड्स होते हैं, जो बहादुरी या सेक्रीफाइस पर दिए जाते हैं, वो अवार्ड्स कवर होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स में। तो लॉ बात करता है एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी अगर कोई पेंशन इनकम रिसीव हो रही है किसी इंडिविजुअल को, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। किस इंडिविजुअल को? सच इंडिविजुअल वाज एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। वो इंडिविजुअल जो है एम्प्लॉय होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का और हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर चक्र और महावीर चक्र और वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी उस इंडिविजुअल को साथ ही में अवार्ड मिला हो। कौन सा? या तो परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र या अदर गैलेंट्री अवार्ड्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने नोटिफाई किए हुए हैं। यानी एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, साथ में उसे क्या अवार्ड मिलना चाहिए था? परमवीर चक्र, महावीर चक्र या वीर चक्र या अदर गैलेंट्री अवार्ड्स। तब उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को अगर मिल रही है पेंशन, तो वो पेंशन हो जाएगी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 18 में। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या बात करते हैं? सेकेंड पॉइंट में वो बात करते हैं इन केस डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल। अब वो बात करते हैं इंडिविजुअल के डेथ के केस में। इन केस एक इंडिविजुअल था जो एम्प्लॉय था सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, जिसे अवार्ड मिला था परमवीर चक्र या महावीर चक्र या वीर चक्र और ऐसे मिलते जुलते गैलेंट्री अवार्ड्स। उस केस में उस इंडिविजुअल की हो जाती है डेथ, तो जो फैमिली को मिलती है पेंशन वो भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है सेकंड पॉइंट में। फर्दर क्लॉज थर्ड ने डिफाइन किया कि फैमिली क्या होता है। उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल के रिलेशन में फैमिली मानी जाएगी द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल है उसके स्पाउस होता है बेटा, अगर मेल इंडिविजुअल है तो स्पाउस यानी उसकी वाइफ, और अगर फीमेल इंडिविजुअल है तो स्पाउस यानी उसके हस्बैंड। ठीक है, तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस और उसके बच्चे इंडिविजुअल के, साथ ही पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल के पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं या सिस्टर हैं, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट थे, वो भी फैमिली में कंसिडर कर लिए गए हैं। नेक्स्ट है सर्कुलर बेटा, सर्कुलर नंबर 13 2019। इस सर्कुलर में सीबीडीटी ने बताया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन रिसीव होती है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। साथ में इस सर्कुलर में उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि वो मेंबर्स, कौन से मेंबर्स? मेंबर्स ऑफ नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेस हु हैव बीन इनवैलिडेटेड आउट ऑफ नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेस सर्विसेज, यानी वो मेंबर्स जो नेवल या मिलिट्री या एयर फोर्सेस के थे और उन्हें नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेस की सर्विसेज से बाहर होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? ऑन अकाउंट ऑफ बॉडीली डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी की वजह से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे नेवी में, मिलिट्री में, एयर फोर्स में, और उन्हें हो जाती है सर्विस के टाइम कोई अगर डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी जब उन्हें हो गई है, उस जॉब के लिए वो इनवैलिडेट हो गए हैं, तो उस केस में उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। तो ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है ये भी एग्जेम्प्ट कर दी गई है इस सर्कुलर के थ्रू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 26 जो बताता है इनकम ऑफ ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर जो हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट कर दी गई है। बेसिकली इस प्रोविजन में उन्होंने डिफाइन किए हैं कुछ एरियाज जहां पर रहने वाली शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उनकी इनकम को हम कंसिडर नहीं करेंगे टोटल इनकम में। तो फर्स्ट उन्होंने डिफाइन किया है द नॉर्थ कछार हिल डिस्ट्रिक्ट, जो आसाम में कछार डिस्ट्रिक्ट है वहां, द कर्बी एनालॉन्ग डिस्ट्रिक्ट जो कर्बी एनालॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है, द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया,
खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स और गारो हिल्स। तो इनमें रहने वाली जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी इनकम हो गई है एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, इन द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, जो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रहती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनकी इनकम को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। थर्ड, in the Ladakh region of the state of Jammu Kashmir is exempt from tax on his income accrued arising, यानी अगर कोई मेंबर है शेड्यूल्ड ट्राइब का और वो रहता है लद्दाख और जम्मू और कश्मीर रीजन में और वहां से इनकम एक्रूर अराइज कर रहा है तो उसकी इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। सेकंड, उन्होंने बोला बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी अगर कोई मेंबर है लद्दाख का और जम्मू और कश्मीर का, उसे रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या डिविडेंड, तो वो भी उसकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफाइड इनकम ऑफ ए सिक्किमीज इंडिविजुअल, यानी अब वो डिफाइन करते हैं एक सिक्किमीज इंडिविजुअल की इनकम के बारे में। वो बोलते हैं द फॉलोइंग इनकम विच एक्रू और अराइज टू अ सिक्किमीज इंडिविजुअल वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी एक सिक्किमीज इंडिविजुअल है उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी टैक्स से। कौन सी? जो एक्रू और अराइज हो रही है, कहां से? फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, यानी सिक्किम में से एक्रू और अराइज हो रही है तो वो हो जाएगी एग्जेम्प्ट। दूसरा क्या बताया उन्होंने? इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी जो सिक्किमीज इंडिविजुअल है वो रिसीव क्या कर रहा है? वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो दोनों ही इनकम उसकी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। लास्ट उन्होंने बताई एक कंडीशन, वो बोलते हैं कि ये एग्जेम्पशन एक सिक्किमीज वुमेन को नहीं मिलेगी 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद से, अगर वो शादी कर लेती है एक नॉन सिक्किमीज इंडिविजुअल के साथ। बट इन केस उसने शादी की 1 अप्रैल 2008 से पहले तो ये एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। Exemption is available to a Sikkimese individual only in respect of income from any source in the state of Sikkim। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि केवल और केवल सिक्किमीज इंडिविजुअल को ऐसा नहीं है सिर्फ वही इनकम एग्जेम्प्ट हो उनकी जो सिक्किम से उन्हें एक्रू और अराइज हो रही है, उन्हें वो भी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है जो उन्हें डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के थ्रू मिल रही है। नेक्स्ट, टी बोर्ड सब्सिडी सेक्शन 10 सबसेक्शन 30। वो बात करते हैं कि अगर कोई एसएससी एंगेज्ड है इंडिया में किस बिजनेस में? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, और उसे मिलती है टी बोर्ड से कोई सब्सिडी, तो वो सब्सिडी हो जाएगी उसकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी उसकी टोटल इनकम में कंसिडर नहीं की जाएगी। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये हैं, सब्सिडी शुड हैव बीन रिसीव्ड अंडर एन स्कीम फॉर रीप्लांटेशन और रीप्लेसमेंट ऑफ बुशेस और फॉर रीजुनिवेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टीज एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सब्सिडी रिसीव होनी चाहिए एक स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, और वो स्कीम कौन सी हो? फॉर रीप्लांटेशन और रीप्लेसमेंट ऑफ बुशेस और फॉर रीजुनिवेशन और कंसोलिडेशन ऑफ एरियाज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द असेसी शुड फर्निश अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द टी बोर्ड, यानी असेसी को एक सर्टिफिकेट भी फर्निश करना पड़ेगा टी बोर्ड से लेके कि ये जो सब्सिडी उसे रिसीव हुई है ये सब्सिडी टी बोर्ड ने दी है और किस प्रीवियस ईयर में रिसीव हुई है, वो सारे पर्टिकुलर्स उसमें लिखे रहेंगे। साथ ही जब अपनी असेसी रिटर्न फाइल करेगा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर की, ये सर्टिफिकेट उसे रिटर्न के साथ फर्निश करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 31 अदर सब्सिडीज। इस केस में हम बात करते हैं उन सब्सिडीज की जो रिसीव हो रही है एक असेसी को जो एंगेज है किस बिजनेस में? ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, कॉफी, कार्डेमम और अदर स्पेसिफाइड कमोडिटी इन इंडिया एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की। कंडीशन बेटा जो हमने पढ़ी ऊपर, सेम कंडीशन यहां पर है। जो सब्सिडी उसे रिसीव होनी चाहिए असेसी को, वो रिसीव कहां से हो? या तो रबर बोर्ड से या कॉफी बोर्ड से या स्पाइसेस बोर्ड से या कोई अदर बोर्ड से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, और उस स्कीम में रिसीव होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर रखी है नोटिफाइड। साथ साथ में असेसी को लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट उस बोर्ड से जिससे मिल रही है सब्सिडी, और वो सर्टिफिकेट फर्निश करेगा अपनी रिटर्न के साथ। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम यूनिट्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग और स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड्स।
इस क्लोज में वो बताता है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड की यूनिट से मिलने वाली इनकम वो भी हो जाएगी एग्जेम्प्ट। तो ये थी बेटा हमारी कुछ एग्जेम्पशन, ठीक है। सेक्शन 10AA टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बेसिकली बेटा ये बात करता है टैक्स ना देने की उन यूनिट्स के लिए जो एस्टेब्लिश है कहां पर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो इसे ऐसे समझो बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बिजनेस और ट्रेड लॉस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम सेज भी बोलते हैं। सेज जो बनाए जाते हैं वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और फॉरेन कैपिटल को कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी सेज में जो यूनिट्स होती हैं बेसिकली वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है। आइए पढ़ते हैं लॉ क्या कहता है सेक्शन 10AA की डिडक्शन के बारे में। A deduction of profits and gains which are derived by an assessee being an entrepreneur from the export of article or things or providing any service shall be allowed from the total income of the assessee। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है डिडक्शन मिलेगी प्रॉफिट्स एंड गेन्स की एक असेसी को, और वो असेसी कहां पर एंगेज होना चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज। यानी एक्सपोर्ट करता हो किसी आर्टिकल्स और थिंग्स का या प्रोवाइड कराता हो कोई सर्विस, तो उस केस में उस असेसी को मिलेगी उस प्रॉफिट्स की डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द असेसी। फर्स्ट, assessees who are eligible for exemption। फर्स्ट में डिफाइन किया गया है उन असेसीज को कि किस असेसी को सेक्शन 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी। exemption is available to all categories of assessee who derives any profits or gains from an undertaking being a unit engaged in the manufacture or production of articles or things or provision of services। यानी वो असेसी जो डिराइव करता हो प्रॉफिट्स, कहां से प्रॉफिट्स डिराइव करता हो, एक अंडरटेकिंग से, और वो अंडरटेकिंग किस में एंगेज्ड होनी चाहिए, वो अंडरटेकिंग एंगेज्ड होनी चाहिए इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी वो किसी आर्टिकल और थिंग का क्या करे, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन, या वो प्रोवाइड करे कोई सर्विस। Such assessee should be entrepreneur referred to in section 2J of the SEZ Act। वो assessee जो है वो entrepreneur होना चाहिए according to the definition given in section 2 subsection J of the SEZ Act। SEZ Act क्या बोलता है section 2 subsection J की definition में, वो पर्सन जिसे मिला है लेटर, किससे मिला है, डेवलपमेंट कमिश्नर से, अंडर सेक्शन 15 subsection 9 of the SEZ Act। यानी वो बोलते हैं कि SEZ Act में सेक्शन 15 सबसेक्शन 9 में डेवलपमेंट कमिश्नर ने किसी पर्सन को दिया है अप्रूवल का लेटर, तो जिस पर्सन को अप्रूवल का लेटर मिला है वो पर्सन माना जाता है एक एंटरप्रेन्योर सेक्शन 2 सबसेक्शन J ऑफ द सेज एक्ट। ठीक है, समझ आ गया। तो बेटा हमें क्या समझ आए, कौन से इसको सेक्शन 10AA की डिडक्शन मिल जाएगी। सर ये डिडक्शन मिलेगी सभी कैटेगरीज के असेसी को। वो असेसी एंगेज होना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या आर्टिकल ऑफ थिंग में, या वो प्रोवाइड करा रहा हो कोई सर्विस, और साथ में वो असेसी कवर हो जाना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J ऑफ द सेज एक्ट। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। एसेंशियल कंडीशन टू क्लेम एग्जेम्पशन, यानी अब कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है ताकि हम सेक्शन 10AA की डिडक्शन ले सके। आइए, द एग्जेम्पशन शैल अप्लाई टू एन अंडरटेकिंग विच फुलफिल द कंडीशन। फर्स्ट, it begins to manufacture or produce articles or things or provide any service in any sales during the previous year relevant to assessment year 2006-7। यानी उसने क्या किया हो, अंडरटेकिंग ने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन शुरू कर दिया हो किसी आर्टिकल्स और थिंग का, या उसने कोई सर्विस प्रोवाइड करानी शुरू कर दी हो किस प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 2006-7, यानी प्रीवियस ईयर 2005-6 से, or any subsequent assessment year but not later than assessment year 2020-21। यानी वो कहने चाहते हैं कि असेसमेंट ईयर 2006-2007 के बाद भी वो शुरू कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, बट उसे जो ये शुरू करना है वो असेसमेंट ईयर 2020-21 से पहले पहले करना है। यानी अगर हम बात करें तो जो असेसी है बेटा, उसे कब शुरू कर देना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग या प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, वो शुरू कर देना चाहिए उसे प्रीवियस ईयर 2005 and 6 में, या कब तक,
या कर देना चाहिए उसे प्रीवियस ईयर 2019-20 में। तो इस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर वो करता है मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग या प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस, तो उस केस में उसे मिल जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट वो बात करता है इट शुड नॉट बी फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी जो अंडरटेकिंग है वो न्यू एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई पुरानी एस्टेब्लिशमेंट है उसे आप स्प्लिट कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जो अंडरटेकिंग है उसे ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाउएवर, डिडक्शन विल बी प्रोवाइडेड इफ एनी अंडरटेकिंग being the unit is formed as a result of re-establishment, reconstruction or revival by the assessee of the business of any undertaking in the circumstances and within the specified period as referred to in section 33B। यानी वो बोलते हैं कि अगर आपकी जो यूनिट्स है वो सेक्शन 33B के अकॉर्डिंग हुई है रीएस्टेब्लिश या रिकंस्ट्रक्शन, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सेक्शन 33B में बताया क्या गया है बेटा, सेक्शन 33B में डिफाइन करी है कुछ कंडीशन। इन केस आपकी अंडरटेकिंग क्या हो जाती है, डैमेज या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, किस वजह से, या तो फ्लड या टाइफून या साइक्लोन या अर्थक्वेक, ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, या कोई रायट हो जाते हैं, या कोई सिविल डिस्टर्बेंस आती है, उसमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट डैमेज हो जाती है या डिस्ट्रक्टेड हो जाती है, या हमारी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है और वॉर जब चल रही है तो उस वॉर में आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डैमेज हो गई है, तो उस केस में बेटा सेक्शन 33B बताता है कि आपकी जो यूनिट हुई है डैमेज, तो उस यूनिट को आप विद इन 3 इयर्स में क्या कर लीजिए, रीएस्टेब्लिश कर लीजिए या रिकंस्ट्रक्शन कर लीजिए। और ये 3 साल कहां से काउंट होंगे, ये 3 साल काउंट होंगे आपके उस प्रीवियस ईयर से जिस प्रीवियस ईयर में आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुई है डैमेज। सपोज प्रीवियस ईयर 5-6 में एक असेसी की यूनिट हो जाती है डैमेज as per the condition mentioned in section 33B। तो प्रीवियस ईयर 5-6 से अब नेक्स्ट 3 इयर्स देखिए 6-7, 7-8, 8-9, इन प्रीवियस ईयर की वो बात करता है कि 33B बोलता है इन प्रीवियस ईयर में आप अगर दोबारा अपनी यूनिट को क्या कर लेते हैं, रिकंस्ट्रक्टेड या रीएस्टेब्लिश, तो सेक्शन 33B आपको प्रोवाइड करा देता है एक रिहैबिलिटेशन अलाउंस। उसकी कुछ कंडीशंस है, वो आज हमें डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब हम 33B करेंगे तो वहां कवर कर लेंगे। तो सेक्शन क्या बोलता है कि इन केस एक असेसी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो जाती है डैमेज एज पर द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 33B, और असेसी क्या करता है विद इन 3 इयर्स, 3 इयर्स कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच द यूनिट और एस्टेब्लिशमेंट डैमेज्ड, उसमें क्या कर लेता है, रिकंस्ट्रक्टेड या रीएस्टेब्लिश्ड। तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10AA ये माना जाएगा कि वो जो यूनिट है वो क्या है, न्यूली एस्टेब्लिश यूनिट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट ऑफ मशीनरी की। फर्दर लॉ ने डिफाइन किया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही है एस्टेब्लिशमेंट में वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए। बट यहां पर भी उन्होंने दी है एक एक्सेप्शन, वो बोलते हैं कि जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो भी यूज हो सकती है, बट उस पर लगाई है एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, जो टोटल वैल्यू है प्लांट ऑफ मशीनरी की उसका 20% आप लगा सकते हैं ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, यानी जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी है उसकी 20% तक हो जाएगी ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल एक एसएससी ने क्या किया, एक एसएससी ने अपनी यूनिट लगाई है सेज में प्रीवियस ईयर 2018-19 में। कौन सा प्रीवियस, 2018-19 में। और जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो है एसएससी की ₹100 लाख। तो इस केस में लॉ क्या बोलता है, इस केस में लॉ बोलता है कि जो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है वो कितने रुपीस तक की एसएससी लगा सकता है, इसमें वो लगा सकता है ₹20 लाख की, यानी ₹20 लाख तक वो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी यूज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ 80% जो है इसमें है न्यू और 20% जो है वो है ओल्ड, यानी ₹80 लाख वो क्या है,
वो है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और ₹20 lakhs वो है ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। चलिए बेटा नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी जो इंडिया में यूज नहीं है और बाहर से आप उसे लेके आ रहे हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी आप आउटसाइड इंडिया से लेके आ रहे हैं, तो उस केस में क्या वो बताते हैं कि कोई भी 20% की कोई भी लिमिट नहीं लगेगी। यानी जितनी भी आप मशीनरी, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इंडिया के बाहर से लेके आ रहे हैं, वो 100% क्या ट्रीट की जाएगी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उस पर उन्होंने 3 कंडीशन लगाई है। फर्स्ट, उन्होंने बोला है कि सच प्लांट एंड मशीनरी वाज नॉट एट एनी टाइम यूज्ड इन इंडिया, वो प्लांट एंड मशीनरी किसी भी टाइम इंडिया में यूज ना हुई हो। नेक्स्ट, सच मशीनरी और प्लांट इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, वो जो प्लांट एंड मशीनरी है जो आप इंडिया के बाहर से ला रहे हैं वो किसी भी कंट्री से आप ला सकते हैं, कंट्री पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नो डिडक्शन और अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्लांट और मशीनरी टू एनी पर्सन अर्लियर, यानी उस ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी पर किसी भी पर्सन ने डेप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम ना की हो। ठीक है बेटा, ये 3 कंडीशन है। आप इंडिया के बाहर से ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ला सकते हैं तो आपके ऊपर वो जो 20% की कैप है, टोटल प्लांट एंड मशीनरी का आप 20% ही ओल्ड यूज कर सकते हैं, वो कैप नहीं लगेगी, बशर्ते कि 3 कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी? वो प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में कभी भी यूज ना हुई हो। सेकंड, वो जो प्लांट एंड मशीनरी आप ला रहे हैं वो कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, वो जो प्लांट एंड मशीनरी है उस पर किसी भी पर्सन ने डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो। कंडीशन में वो बताते हैं कि असेसी को फर्निश करनी पड़ेगी एक रिपोर्ट जिस पर साइन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जितनी भी डिडक्शन ली है असेसी ने करेक्ट डिडक्शन ली है, ये सर्टिफाई करके देगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट आता है पीरियड, डिडक्शन का पीरियड। बेसिकली बेटा ये जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 15 सालों के लिए। फर्स्ट 5 इयर्स मिलती है 100% ऑफ द प्रॉफिट्स, फर्स्ट 5 इयर्स मिलती है 100% ऑफ द प्रॉफिट और नेक्स्ट 5 इयर्स मिलती है 50% ऑफ द प्रॉफिट्स। पहले 5 साल मिलेगी 100%, अगले 5 साल मिलेगी 50% और अगले 5 साल भी मिलेगी 50%। बट इसमें उन्होंने लगाई एक कंडीशन, यानी जो पहले 10 साल हैं उसमें प्रॉफिट्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%। बट जो नेक्स्ट जो बैलेंस 5 इयर्स है यानी 15 साल में जो बचे हमारे लास्ट 5 इयर्स, उनके ऊपर उन्होंने लगाई है कंडीशन। वो क्या है? वो बोलते हैं कि जो 50% का जो प्रॉफिट है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा एक रिजर्व में, यानी आपको एक रिजर्व बनाना पड़ेगा और उस रिजर्व का नाम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। उस रिजर्व में आपको ये पैसे जो है वो ट्रांसफर करने होंगे 5 साल तक, तभी आपको डिडक्शन मिल जाएगी 50% ऑफ द प्रॉफिट। समझ आया बेटा? एक बार फिर से करते हैं। जो डिडक्शन का पीरियड है अंडर सेक्शन 10AA का वो है 15 साल का। कितने साल का? 15 साल का। पहले 5 साल जो प्रॉफिट है वो 100% एग्जेम्प्ट है और प्रॉफिट को आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। नेक्स्ट जो 5 इयर्स के प्रॉफिट हैं वो अलाउड है ओनली 50% और उन प्रॉफिट्स को भी आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट जो बैलेंस 5 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं वो अलाउड है 50%, लेकिन उस पर लगी है लिमिट। जो 50% प्रॉफिट के आप डिडक्शन ले रहे हैं उन प्रॉफिट्स को आपको ट्रांसफर करना होगा एक रिजर्व में जिसका नाम होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, और ये जो रिजर्व में आप ट्रांसफर करेंगे पीएनएल के थ्रू करेंगे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट वो बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, सेक्शन 10AA1 की। इस एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है जो सेक्शन 10AA की डिडक्शन है वो टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती। सपोज टोटल इनकम जो है वो आ रही है आपकी 100 करोड़ और 10AA की डिडक्शन आ रही है आपकी 120 करोड़, तो उस केस में आपको डिडक्शन कितने मिलेगी? अप टू 100 करोड़, यानी जितनी आपकी टोटल इनकम है वो उसी की आपको डिडक्शन मिलेगी और जो बैलेंस 20 करोड़ होगी वो लैप्स हो जाएगी, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। An undertaking is set up in SAIS and begins manufacture on 15th October 2005.
द डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड एज अंडर। एक अंडरटेकिंग है जो सेज में है और उन्होंने मैन्युफैक्चर शुरू कर दिया है 15 अक्टूबर 2005। तो बताओ मुझे प्रीवियस ईयर कौन सा है ये? सर ये प्रीवियस ईयर है 2005 एंड 6 और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2006 एंड 7। अब वो बताते हैं कि डिडक्शन कैसे कैसे मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि जो असेसमेंट ईयर है 6-7 का, असेसमेंट ईयर है 6-7 का, उससे लेकर असेसमेंट ईयर 10-11 तक मिल जाएंगे 100% ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं असेसमेंट ईयर 11-12 टू 15-16, इसमें मिल जाएंगे 50% ऑफ द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट वो बताते हैं असेसमेंट ईयर 16-7 टू असेसमेंट ईयर 20-21, इसमें भी मिल जाएंगे 50% के प्रॉफिट, बट कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जो बैलेंस 5 ईयर्स हैं 15 ईयर्स के, यानी जो लास्ट 5 ईयर्स हैं 15 ईयर्स के ऊपर कौन सी कंडीशन लगती है। एक कंडीशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो प्रॉफिट्स आते हैं उन्हें कहां ट्रांसफर करना पड़ता है, उन्हें सर ट्रांसफर करना पड़ता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में। ठीक है बेटा, इतना हमें समझ आ गया था। तो अब वो बताते हैं कि ये जो लास्ट 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हमें मिले, जो 50% हमने प्रॉफिट्स कहां ट्रांसफर कर दिया था, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में, इस प्रॉफिट्स को, इस अमाउंट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो बताते हैं कि ये जो अमाउंट है आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग प्लांट एंड मशीनरी। केवल आप क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए ही आप इस मनी को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में उन्होंने बताया ये जो अमाउंट है आप उसे यूटिलाइज कब करेंगे, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड। यानी वो बताते हैं कि ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये आपको यूटिलाइज कर लेने हैं कब तक, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, यानी 3 सालों के अंदर अंदर आपको ये यूटिलाइज कर लेने हैं प्रॉफिट्स की अमाउंट। और ये 3 years कहां से काउंट होंगे, ये काउंट होंगे उस प्रीवियस ईयर से जिसने आपने रिजर्व क्रिएट किया था। यानी प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने रिजर्व क्रिएट किया, उससे जो नेक्स्ट 3 प्रीवियस ईयर होंगे, उन प्रीवियस ईयर में आपको अमाउंट जो आपने रिजर्व में क्रेडिट की है वो यूटिलाइज कर लेनी है। किस पर्पस के लिए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए आपको वो यूटिलाइज कर लेनी है। नेक्स्ट वो बताता है कि जो सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में जो मनी है आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड्स और प्रॉफिट, यानी आप उसे डिविडेंड्स या प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया एज प्रॉफिट, आप इंडिया के बाहर रेमिट नहीं कर सकते एज प्रॉफिट। फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, यानी आप उस अमाउंट से इंडिया के बाहर कोई एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट वो बताता है कि आपने जो रिजर्व अकाउंट से अमाउंट यूटिलाइज की एज पर द गिवन पर्पसेस, उस केस में आपको कुछ डिटेल फर्निश करनी पड़ती है अपनी रिटर्न के साथ। तो उन डिटेल्स के बारे में बताता है, जैसे वो बताता है पर्टिकुलर्स इंक्लूड डिटेल्स ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, जो आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है उसकी डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, जिस सप्लायर से आपने खरीदी न्यू प्लांट एंड मशीनरी उसके सप्लायर का नाम और एड्रेस, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑन विच न्यू प्लांट एंड मशीनरी वाज फर्स्ट पुट टू यूज, यानी डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन आपने खरीदी वो डेट, साथ ही में हमें वो डेट बताएं जिस दिन आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट पुट टू यूज की, यानी जिस दिन आपने प्लांट एंड मशीनरी को यूज करना शुरू किया वो डेट बताएं। और ये जितनी भी डिटेल्स है वो कैसे जाती हैं, वो जाती हैं रिटर्न के साथ, वो फर्निश होके जाती हैं रिटर्न के साथ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। इन केस जो अमाउंट है रिजर्व में आप उसका कर लेते हैं मिस यूटिलाइजेशन। क्या कर लेते हैं, मिस यूटिलाइजेशन, या आप विद इन 3 years यूटिलाइज नहीं करते तो क्या होगा, उस केस की बात करते हैं। तो लॉ बोलता है कि इन केस अगर आप अमाउंट का करते हैं मिस यूटिलाइजेशन जो आपके रिजर्व में, जो आपके रिजर्व अकाउंट में थी, तो हम ये मान लेंगे कि वो जो अमाउंट होगी डीम टू बी द प्रॉफिट्स इन द ईयर इन विच अमाउंट सो यूटिलाइज, यानी आपने क्या किया, अमाउंट को मिस यूटिलाइज कर लिया, तो उस केस में जो अमाउंट होगी उसे आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा, उसे टोटल इनकम में कंसिडर कर लिया जाएगा। दूसरा केस, अगर आप 3 years के अंदर यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि पिछली केस में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो अमाउंट होती है सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में वो विद इन 3 years यूटिलाइज करनी होती है,
फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड, ये हमें यूटिलाइज करनी होती है। तो इन केस हमने यूटिलाइज नहीं की, तो जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, नेक्स्ट ईयर जो शुरू होगा उस ईयर में वो अमाउंट क्या मान लिए जाएंगे, डीम टू बी द प्रॉफिट्स, यानी वो प्रॉफिट्स मान लिए जाएंगे और टोटल इनकम में कंसिडर कर लिए जाएंगे और टैक्स उन पे लग जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की कि कौन से प्रॉफिट्स होंगे जिन पे 100% और 50% या 50% एज द केस में भी डिडक्शंस मिलेगी। बात करते हैं, वो बताते हैं प्रॉफिट्स के बारे में। प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स और थिंग्स और सर्विसेज, यानी वो प्रॉफिट्स जो हमें मिले कैसे, हमने किया एक्सपोर्ट आर्टिकल्स या थिंग्स का या सर्विसेज का। और सर्विसेज में उन्होंने बोला कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर हमारी कोई सेल्स यूनिट है वो प्रोवाइड करा रही है आउटसाइड इंडिया, तो वो ट्रीट होगा एज ए सर्विस, नॉट एज ए गुड्स। अब कंप्यूट कैसे करने हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो उन्होंने बोला प्रॉफिट्स ऑफ यूनिट्स इन सेल्स, जो सेल्स में यूनिट है उसके प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय और टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल्स। उन प्रॉफिट्स को अलाउ कर रहे हैं सिंपली जो एक्सपोर्ट टर्नओवर से मिले हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, अब व्हाट इज एक्सपोर्ट टर्नओवर? एक्सपोर्ट टर्नओवर क्या होता है? तो एक्सपोर्ट टर्नओवर को समझते हैं।